तो कंटिन्यू करते हैं अपना एंड टुडे वी हैव स्टार्ट फॉर द नेटवर्किंग। सो पहला सेशन है हमारा। कल का इंट्रोडक्शन था तो उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सपोज करिए somebody गिव यू द टास्क, क्योंकि हमें जो अपनी ट्रेनिंग्स है ना उसको प्रोजेक्ट बेस्ड बनाना है, थ्योरी बेस्ड नहीं। प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि हमें चीजों को समझना है कि कहीं ना कहीं हमें जाके कहीं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है चीजें। तो कोशिश करना है कि अगर आपका भी कोई व्यू हो ना तो उसको आप एज अ प्रैक्टिकली सोचें, थ्योरेटिकली नहीं। आपने जो चीज में हम बताएंगे वो सब थ्योरेटिकली पहले पढ़ भी रखा हो। सो लाइक द टास्क है या प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क। हमें यहाँ पे दो नेटवर्क क्रिएट करने हैं। एक नेटवर्क जिसको हम लैन नेटवर्क बोलते हैं, एंड सेकेंड जिसको वी कैन कॉल द वैन। तो दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले इस बात, तो लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क में क्या फर्क है? कोई बताएगा? एनीवन? डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन? ये टर्म्स जो है ना, ये थ्योरेटिकल टर्म्स है। कंपनी में ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। कंपनी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी ना तो वो पूछेगी कि भाई मुझे आप मेरी कंपनी में बताइए कैसे है। स्मॉल एरिया है, एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है, ये डेफिनेशन नहीं है। आपको लगता है कि आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं क्या उससे इंटरव्यू वाला क्लियर कर देगा? अगर आपको लगता है कि जो आंसर आपने बताया है उससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आप सही हो। और जब आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने आंसर में तो सामने वाले को तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो कहते हैं कि लैन का मतलब है, अगर मैं लैन नेटवर्क की बात करता हूं सो इट्स अ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल नेटवर्क भी हम इसको बोलते हैं। लैन को इंटरनल नेटवर्क भी बोला जाता है, प्राइवेट नेटवर्क भी बोला जाता है। गॉट इट? इंटरनल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो वो लैन है, प्राइवेट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो लैन है। और ये विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, और ये विद इन ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है। गॉट इट? बट अगर हम वैन की बात करते हैं सो वैन नेटवर्क को वी कैन कॉल द एक्सटर्नल। इसको एक्सटर्नल नेटवर्क भी कॉल करा जाता है। इसको पब्लिक, नाउ इसको हम पब्लिक नेटवर्क भी कॉल करते हैं। वी कैन कॉल द पब्लिक नेटवर्क। तो इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं? पब्लिक नेटवर्क भी कॉल करते हैं। बैग उठा लो। सो एंड ये होता है एक्सटर्नल रिसोर्स, यानी कि आउटसाइड। यानी कि आउटसाइड का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो आपके घर के अंदर अवेलेबल नहीं है, अगर आप उस चीज को एक्सेस करते हैं तो वो वैन के थ्रू होगी। यानी कि आज आप अपने घर में बैठे हुए अपना लैपटॉप लेके हैं, गूगल एक्सेस करते हो, याहू, फेसबुक, जीमेल, क्या ये सारी चीजें आपके घर में? नहीं। ये सारी चीजें क्या है? आपके घर से बाहर है। जो भी रिसोर्स कंपनी से बाहर है वो वैन से एक्सेस होगी। और जो भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेम प्लेस पर है, वो नेटवर्क क्या होगा? लैन। यानी कि अगर यहाँ पे कोई सामने वाली लैब में सर्वर लगा हुआ है वो लैन है, आप लैन से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ जितने भी 1000 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सबको आप लैन नेटवर्क में करें। लेकिन ऐसा एक कंप्यूटर जो आपकी इस बिल्डिंग की जगह सामने वाली बिल्डिंग में है, ठीक है, वो आपका वैन हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो लैन और वैन, सबसे पहले आपको ना, साइबर सिक्योरिटी आप करते हैं या क्लाउड करते हैं या आप डेवऑप्स करते हैं, वटेवर कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले लैन और वैन को समझना पड़ेगा। 99% लोगों को लैन और वैन का थ्योरी भी नहीं पता। मैं प्रैक्टिकल पे तो जाऊंगा नहीं। आप जो अपना वाईफाई से अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं वो लैन नेटवर्क बनता है। आप अपना मोबाइल फोन जो वाईफाई से कनेक्ट करते हो वो लैन नेटवर्क बनता है। लेकिन मोबाइल कनेक्ट करने के बाद अगर आप याहू, फेसबुक या कुछ भी करते हो वो वैन बन जाता है।
यानी कि ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जो आपके वाईफाई को क्रॉस करके एक्सेस करा रही है तो वो वैन बनेगा। तो जो वायरलेस डिवाइस है हमारा, जो जिसको आप वाईफाई बोलते हैं, वायरलेस राउटर, वो एक हाइब्रिड है। उसपे दो फंक्शनैलिटी है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन कराना और एक एक्सटर्नल। अगर आपने दो लैपटॉप्स पैरेलली रखे हुए हैं और दोनों लैपटॉप्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, वाईफाई से कनेक्टेड है, आपको उन दोनों को कम्युनिकेट कराना है, तो आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इन अ लैन नेटवर्क वी डोंट रिक्वायर इंटरनेट। इज इट क्लियर? लैन नेटवर्क में कभी भी मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर वही है कि एक्सटर्नल नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, आउटसाइड। अब जब भी हम एक्सटर्नल नेटवर्क्स बनाते हैं तो हमें बीच में एक और मीडिएटर चाहिए होता है। यानी कि मेरी एक ब्रांच दिल्ली में है, दूसरी ब्रांच सपोज करिए फरीदाबाद है, तो दिल्ली टू फरीदाबाद में वायर तो बिछा नहीं सकता। तो अब इन दोनों ब्रांचेस को कम्युनिकेट कराने के लिए मुझे एक बीच में क्या चाहिए? मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर है मेरा इंटरनेट। वो मेरा मीडिएटर क्या है? इंटरनेट। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं जो हमारे यूज होते हैं। पहला है आपका लैन, दूसरा है वैन, और तीसरा है इंटरनेट। तो इंटरनेट को मैं अभी यहाँ पे लेके नहीं आ रहा, बट अब यहाँ पे टर्म्स आती है कि इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, स्टोरेज एरिया, से ये उसकी टर्म्स है। वो टर्म्स है एज पर द रिक्वायरमेंट, कि आपको मामा कब कोई बोलेगा, चाचा कब बोलेगा, तो वो आपकी ही आइडेंटिटी है। वो एज पर द आपके प्लेस के अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। बट एक्चुअली में तो चेंज नहीं हो ना, आपका काम करने का तरीका तो चेंज नहीं हुआ है। आप क्या है, आप कहीं भी किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ, किसी भी फ्रेंड्स के यहाँ, किसी के एक्स वाई जेड किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, आपका बिहेवियर 20% ही चेंज होगा। 80% आपकी रियल आइडेंटिटी वही रहेगी। आप किसी दोस्त के साथ जाएंगे तो आपका बोलने का तरीका, हंसी मजाक करने का बिहेवियर 20% चेंज हो जाएगा। आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाएंगे, वहां पे आपका 20% बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इवन अगर आप एक घर से किसी दूसरे घर में भी जाते हैं तो वहां 30% का चेंज है इंटीरियर का। बट अगर आप देखें, आपका घर और उसका घर सेम ही पैटर्न से बना है, सेम ही चीजों से बना हुआ है, बट क्या है, उसके पास पैसा है तो उसने चीजें क्वालिटी वाली लगा ली, थोड़ा इंटीरियर में पैसा ज्यादा कर दिया, बट है तो उसको भी हाउस ही बोलेंगे ना। तो यहां पर 80% चीजें सेम है, सिर्फ आपको उन चीजों को पकड़ना है जो डिफरेंस है, कि एक्चुअली में इन दोनों में फर्क क्या है। सो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो यही है, लाइक हाउ टू क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क। सो लैन और वैन नेटवर्क की बात करें तो इसी को इंटरनल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं। अब लैन और वैन की अगर हम बात करते हैं तो क्या, इस लैन और वैन नेटवर्क में सबसे पहले आपका पॉइंट आता है, हम बात कर रहे हैं लैन नेटवर्क की, या यही हमें करना है। बट इससे पहले मैं एक और टास्क दे रहा हूं आपको, क्योंकि उसी टास्क के थ्रू पता लगेगा। कल भी मैंने दिया था कि एक इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, लाइक अ शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स, कि आपको डेटा शेयरिंग करनी है बिटवीन कंप्यूटर्स। लाइक वी हैव जस्ट कनेक्ट द टू कंप्यूटर्स, और इन दो कंप्यूटर्स के बीच में हम लोगों को डेटा शेयरिंग करनी है। वी कैन शेयर अ डेटा। मुझे इनके बीच में डेटा शेयरिंग करनी है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयरिंग करनी है, तो सबसे पहला तो पॉइंट आता है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, लाइक इज इट लाइक इन PC1 एंड इट्स अ PC2, अगर ये दोनों के दोनों सेम टेबल पे रखे हैं तो इट्स अ लैन और वैन। दोनों कंप्यूटर्स एक ही जगह हैं, एक ही टेबल पे रखे हुए हैं, ये लैन होगा वैन? बताइएगा इस। गलत। ये गलत आंसर है। लैन और वैन को आप ऐसे जज नहीं कर सकते। लैन और वैन सिर्फ आपको जज करना है तो सिर्फ दो चीजों के बेस पर, एक आईपी के बेस पर और दूसरा गेटवे के बेस पर। इन्हीं दो चीजों से ही आपको पता लगेगा कि ये कंप्यूटर्स आपका लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है या वैन नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बहन भाई वही है जिनके माँ बाप सेम है, जिनके माँ बाप सेम नहीं है वो बहन भाई भी रियल
नहीं है, वो कजन्स हो जाएंगे, चाचा ताऊ के हो जाएंगे, मौसी के हो जाएंगे। यस या नो? तो अगर आपने दो कंप्यूटर्स लगाए हैं तो दोनों कंप्यूटर्स में जब हम आईपीस डालते हैं तो आईपीस का एक नेटवर्क बनता है। गॉट इट? अगर सेम नेटवर्क के आईपीस दोनों कंप्यूटर्स पर हैं तो वो लैन है, और अगर दोनों कंप्यूटर्स पे आईपीस अलग अलग नेटवर्क्स के हैं तो वो आपका वैन ही बनेगा। गॉट इट द पॉइंट्स? तो यानी कि क्या है कि बहन भाई हम किसको बोलेंगे? रियल बहन भाई, जिनके मम्मी पापा सेम है। जिनके मम्मी पापा अलग अलग हैं तो क्या हम उनको बहन भाई बोलेंगे? चाचा ताऊ के, बुआ के, ये सब बोलते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि चाचा का भाई है उसको आपके पापा प्रॉपर्टी दे देंगे। दे सकते हैं क्या? बट रियल वाला तो लड़के भी ले लेगा। अब ये मत कहना कि दंगे करा रहे सर आप हमारी फैमिली में। तो गाइस आपको टर्म समझनी है। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना वो यही पढ़ा है कि सेम सिंगल बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स रखे हुए हैं वो लैन है। तो ऐसा नहीं है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा है कि शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि मैंने जो दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करे हैं, ये जो दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करे हैं, तो पहला आता है कनेक्शन। तो कनेक्शंस किसी नेटवर्क के अंदर नहीं आता है, वो एक हमारी मैंडेटरी की पॉइंट्स है कि अगर आपको शॉप से सामान जाना है तो शॉप पे जाने का कोई मीनिंग नहीं है। आप वहां से सामान क्या ले रहे हो, पैसा आप उसका पे कर रहे हो। गॉट इट द पॉइंट? सो वे कि आप किस रास्ते से जा रहे हो वो चीज मैटर नहीं करती है। आप क्या आइटम लेके आ रहे हो मैटर वो करता है। तो गाइस यहां पर सेम है कि सबसे पहले अगर आपको व्हेन यू क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क एंड शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स, हो सकता है कि ये आपके सेम टेबल पे भी हो, अलग लोकेशन भी हो, तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मेरे जो ये दो कंप्यूटर्स हैं ये किस नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब जिस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे उसी नेटवर्क के हिसाब से आपकी ट्रबल शूटिंग भी वहां पर होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? कि सिंपल सा है, आपका अगर रियल ब्रदर है तो आप उससे बात किसी और तरीके से करोगे, उससे लेन देन किसी और तरीके से करोगे। लेकिन अगर कोई कजन ब्रदर है या कोई बाहर का बंदा है उससे आपका लेन देन अलग हो, तो पहले तो आप ये जज करोगे ना कि यार ये बंदा जो ये बराबर वाला मेरा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, मैं कहता हूं यहाँ पे दो स्टूडेंट और आ जाए, मैं नहीं हूं, दो स्टूडेंट और बैठे हुए हैं, उनका तो पाइथन का बैच है, वो इस लैब में बैठे हैं, तो आपको लगेगा ये हमारा ही नेटवर्किंग का है। बट क्या पता वो थोड़ी देर ही बैठने के लिए आया हो। यस या नो? तो सिंपल सा है, यहाँ जो स्टूडेंट राकेश गौतम पढ़ा रहा है, नेटवर्किंग पढ़ा रहा है, मतलब वो सारे बच्चे नेटवर्किंग के हैं। अब जिस बच्चे को राकेश गौतम पढ़ा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ बैठा है और उठ के चला गया क्लास स्टार्ट होते, यानी कि वो बच्चे नेटवर्किंग पढ़ने आया ही नहीं है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो हर एक कंप्यूटर्स आपके इस मशीन पर आपके टेबल्स पे रखा हुआ है वो सेम नेटवर्क में ही हो, उससे आप डेटा शेयरिंग कर ही पाओगे। तो नाउ गाइस सबसे पहले आता है व्हेन यू कनेक्ट पीसीज या कंप्यूटर्स विद ईच अदर्स, यूज नेटवर्क कनेक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको अपने उन कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक इनके बीच की कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये पहला पॉइंट है कि जब तक एक घर से दूसरे घर पे जाने के लिए कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा आप नहीं जा सकते। इसका एग्जाम्पल है कि लाइक बीच में एक कहते हैं ना रिवर, नदी बह रही है, एक उस छोर पे एक छोर पे है, तो या तो आपको तैरना आता हो तब आप क्रॉस कर सकते हैं, या आपके पास कोई उसको क्रॉस करने का हो या कोई ब्रिज बना हुआ हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। नदी तो आपको लेके नहीं जाएगी क्योंकि आपको रास्ता पहले बनाना पड़ेगा। यस या नो? द सेम कॉन्सेप्ट है कि यहां पर हमें सबसे पहले आता है कनेक्टिविटी, यानी कि हमें यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शंस करने पड़ेंगे। अब कनेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज में बिफोर 2010, 2010 से पहले सिर्फ एक ही टाइप का कनेक्शन था और वो था फिजिकल। वर्चुअल भी था बट 90% चीजें फिजिकली थी। यानी कि जब भी किसी भी कंपनी का नेटवर्क बनता था तो उस समय इतना ज्यादा वाईफाई यूज नहीं करते थे कंपनी। हर कंपनी क्या है, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप हुआ करते थे
और जब डेस्कटॉप पीसी हुआ करते थे तो मोस्टली पीसी लैन वायर के थ्रू कनेक्ट होते थे। आज के टाइम में डेस्कटॉप रिप्लेस हो गए हैं, अब क्या आ गए, लैपटॉप्स आ गए हैं। तो लैपटॉप ने क्या करा है, रिप्लेस करा है। तो जब लैपटॉप ने रिप्लेस करा है तो उसी के हिसाब से इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क को भी क्या करा है, रिप्लेस करा है। और नेटवर्क को रिप्लेस करा है तो फिजिकल से नेटवर्क को कहां पे ले गए, वर्चुअल पे ले गए। अब फिजिकल और वर्चुअल की बात करते हैं। सो लाइक अगर आप ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो ऑन प्रीमाइस के अंदर हमारा हमेशा फिजिकल नेटवर्क बनता है। 90% फिजिकल नेटवर्क बनता है। आप चाहें तो वर्चुअल नेटवर्क भी बना सकते हैं, लेकिन ऑन प्रीमाइस के अंदर हमारा हमेशा जो नेटवर्क बनता है वो कौन सा बनता है, फिजिकल नेटवर्क बनता है। वर्चुअल नेटवर्क कहां पर काम करता है, तो वर्चुअल नेटवर्क हमारा काम करता है क्लाउड पर। अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं वहां पे आपको वर्चुअली मिलेगा, फिजिकल नहीं मिलेगा। अगर आपका वायरलेस टोपोलॉजीज है, वाईफाई से कनेक्टिविटी है, तो भी वहां पे आपका वर्चुअल कम्युनिकेशन होगा। तीसरा आपका है वर्चुअलाइजेशन। अगर आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इन तीनों में से अगर आप कोई भी इंफ्रा बना रहे हैं तो इन सारी जगह आपको वर्चुअल ही इंफ्रा बनाना पड़ेगा। अब वर्चुअल इंफ्रा कैसे बनेगा, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटीज कैसे होंगी, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। अब वर्चुअल इंफ्रा का लैन नेटवर्क कैसे बनेगा, वर्चुअल इंफ्रा का वैन नेटवर्क कैसे बनेगा, इन सारी की सारी चीजों पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या चीज करूं, तो अभी नहीं कर सकता, करवा देना। हाँ तो इसमें कर लो 8 नंबर में, क्लाउड वाईफाई एंड वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर ये चीज आ गई, क्लाउड हो गया, वाईफाई हो गया और वर्चुअलाइजेशन। तो ये यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स की टेक्नोलॉजीज है जहां पर हमारा कौन सा नेटवर्क चलता है, वर्चुअल कनेक्शन या वर्चुअल नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क कहां पे चलता है, ऑन प्रीमाइस में। अब आता है हमारे पास कि ऑन प्रीमाइस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहा होगा कुछ लोगों की, सर ये एक्चुअली में ऑन प्रीमाइस क्या है, क्लाउड क्या है और वर्चुअलाइजेशन क्या है। कोई बताएगा, ऑन प्रीमाइस का आइडिया है, आपको है आइडिया, ऑन प्रीमाइस, क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन, 3 टर्म्स है। वाईफाई का तो सबका पता होगा, बाकी 3 टर्म्स का आइडिया है। हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। नहीं बोलोगे तो बताऊंगा, हाँ बोलोगे तो भी मैं ही बताऊंगा, बट कुछ तो रिस्पॉन्स दो। देखिए गाइस, आप बचपन से लेके अब तक जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हो ना, ऑन प्रोमाइस में आता है। ऑन प्रोमाइस का मतलब है जहां पर भी फिजिकल डिवाइसेस होंगे, जहां पर भी फिजिकल डिवाइस होंगे। यानी कि हमारी कंपनी ने क्या करा, आपने क्या करा, 2 लैपटॉप बाय करे, तो ये दोनों के दोनों लैपटॉप्स क्या है, फिजिकली है। अब आपकी कंपनी ने क्या करा, एक इनके बीच में वायर लगा दी। तो जहां पर भी फिजिकल डिवाइस आ जाए, जिन डिवाइसेस को आप टच कर सकते हो, वो ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्लाउड पे आप जाएंगे, आपको फिजिकल डिवाइस नहीं मिलेंगे। आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वहां पर भी आपको फिजिकल डिवाइस नहीं मिलेंगे, वो सारी जगह वर्चुअली, यानी कि वो सारे के सारे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर आप ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहां पर आपको डिवाइस कौन से मिलेंगे, फिजिकल। सिंपल सा है, इसका एग्जांपल देता हूं कि आप में से अगर 2 स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो वर्चुअल क्लास होती है, और आप यहां पर बैठे हैं तो ये फिजिकली क्लास है। यहां पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो, मुझे टच भी कर सकते हो, हम एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। बट अगर वर्चुअली हो तो क्या हम सेकंड कर सकते हैं, वो हमारा क्या वर्चुअली रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि मैं आपको वर्चुअली दिखाई दे रहा हूं, और वाया उसकी डिपेंडेंसी क्या बनी हुई है, एक डेडिकेटेड नेटवर्क जिसके थ्रू मैं वर्चुअली अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। लेकिन फिजिकल ऑन प्रीमाइस नेटवर्क में पहली बात आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा और फिजिकली डिवाइसेस पे काम भी करना पड़ेगा। तो गाइस, ये आपका ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिफोर 2010 पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा, आपका जो लैपटॉप है दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। आप अपने घर में अगर मैंने ये वायर से कनेक्ट करा हुआ है अपना सिस्टम, तो ये मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैं ऑन प्रीमाइस में काउंट करता हूं।
ऑन प्रेमाइस का मतलब है जिस जगह आप हो उसी जगह आपका कंप्यूटर भी है, उसी जगह वो सारी रिसोर्स आपके अवेलेबल हैं जहां पर प्रेजेंट हो। यानी कि क्रिकेट ग्राउंड, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में मैच देख रहे हैं तो प्लेयर आपके सामने है, बॉल भी आपके सामने है। लेकिन अगर आप घर पर हो तो वो आप वर्चुअली देख रहे हो, क्योंकि आप कहीं और हैं और आपकी रिसोर्स किसी अदर लोकेशन पर है। तो जहां पर भी दोनों चीजें अलग अलग लोकेशन पे हो जाती हैं तो वो हमारे वर्चुअल के अंदर आ जाता है, और जहां पर दोनों चीजें एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो वो हमारे किस में आ जाता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले हमारी कनेक्टिविटी आती है कि आप किस टाइप्स की कनेक्टिविटीज यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं। सो नाउ कि आप यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी करना चाहते हैं या आप वर्चुअल कनेक्टिविटी करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंपनी किस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ले रही है वो आपको समझना पड़ेगा। 100% कंपनीज वर्क इन हाइब्रिड, यानी कि वहां पर आपका फिजिकल भी होगा और वहां पर आपका वर्चुअल भी होगा, दोनों चीजें रहेंगे। तो 100% आपको हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में मिलने वाला है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कितने डिवाइसेस वर्चुअली कनेक्टेड हैं, कितने डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड है। अगर फिजिकली जो कनेक्टेड है उनके लिए फिजिकल वाले रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, और जो वर्चुअली कनेक्टेड है उनके लिए वर्चुअल वाले रूल्स समझने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने कोई एक चीज पढ़ ली, रट्टा मार लिया, वो दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गाइस वो दोनों पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सेकेंड टर्म्स आती है क्लाउड। तो क्लाउड पे हम आगे जाएंगे, वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज माई फिजिकल लैपटॉप, इस पे क्या चल रही है, विंडो 11। आई एम कि मैंने यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टूल डाला हुआ है, एंड नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे अब लिनक्स चाहिए तो इसी के अंदर मैंने एक और मशीन बनाई हुई है जो कि मेरी वर्चुअल मशीन है। इस मशीन के लिए मुझे कोई सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी इसी मशीन के अंदर एक और मशीन, तो एक फिजिकल पे चल रही है विंडो 11 और उसके अंदर मेरा चल रहा है लिनक्स। यहां पर मेरा लिनक्स चल रहा है, ये मेरी वर्चुअल मशीन है। मशीन के अंदर मशीन। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आज कंपनीज ने या आपने एक लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप का आपने 1 लाख रुपीज पे करे हैं, और आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है 16 GB ऑफ रैम, i5 और 1 TB हार्ड डिस्क मोस्टली होती है। बट उसमें से आप कर क्या रहे हैं, आपने 200 GB डेटा रखा हुआ है, 800 GB हार्ड डिस्क फ्री पड़ी हुई है। इट्स अ प्रॉफिट और लॉस, इतना स्टोरेज आप ब्लॉक करके बैठे हो। आपको जब चाहिए 200 250 तो आपने 1 TB हार्ड डिस्क का 10,000 क्यों पे करा, बेटर है 3,000 रुपए की 250 GB की हार्ड डिस्क ले लेते, तो 7-8 हजार रुपए लैपटॉप की कॉस्ट में कम होता। 16 GB रैम ले रखी है, बट आप कुछ भी काम करते हो 4 GB से ज्यादा आपकी रैम ही यूज नहीं होती, तो आपने 20,000 रुपए रैम के एक्स्ट्रा पे करे लैपटॉप लेते वक्त। क्यों भाई, 4,000 रुपए पे कर देते, 15,000 वहां पे भी। तो कहीं ना कहीं आपकी रिसोर्स की नीड की है, आपने अपनी नीड के हिसाब से आपने लैपटॉप नहीं लिया। आपने क्या किया, मुझे बेस्ट लैपटॉप चाहिए, ये रैम होनी चाहिए, आपको ये नहीं पता कि मेरा यूज क्या है। क्योंकि अगर आपने यूज के हिसाब से लिया होता तो हो सकता है कि वो 1 लाख का नहीं, आपको 25,000 में काम हो जाता। बट आपने अननेसेसरी क्या करा, अपना अमाउंट भी ब्लॉक कर दिया, और वैल्यू डे बाय डे क्या हो रही है, डाउन हो रही है हार्डवेयर की। तो यहां पर कंपनीज का कॉन्सेप्ट भी यही है कि कंपनीज का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कंपनीज का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनीज ने अगर कोई एक सर्वर लिया है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, लेकिन उस सर्वर का 25% ही वो रिसोर्स यूज कर पा रहा है, यानी कि 75% क्या है, फ्री पड़ा हुआ है। जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई थी तो उसकी हेल्प से उन्होंने बोला कि जो आपकी फ्री रिसोर्स है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो मेरे पास फ्री रैम, फ्री हार्डवेयर, फ्री स्टोरेज पड़ा हुआ है, मैं उसी का यूज करके एक और नई मशीन बना सकता हूं और उसका एक्सेस किसी को भी दे सकता हूं। तो आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लाइनक्स पे काम करना है, मैं कहूंगा यू कैन एक्सेस दिस मशीन ओवर द नेटवर्क। ना आपकी रैम यूज होगी, ना आपका सीपीयू यूज होगा, ना ही आपकी स्टोरेज यूज होगी। आपको मशीन मैं बना के दूंगा, आप इसको ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इस समय जब आप इस मशीन को एक्सेस करके काम करेंगे तो वर्चुअली एक्सेस होगी, क्योंकि आपके सिस्टम्स की कोई भी रिसोर्सेज ये यूज नहीं कर रही है।
उस केस में आपका लैपटॉप चाहे 10 साल पुराना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग में जब मेरे से मिले थे तो मैंने बोला कोई हायर कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि मशीन सेंट्रलाइज लोकेशन पे बनेंगी और वहीं से ही एक्सेस होंगी, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअली। कि सिंपल सा, आप अगर स्टेडियम अपने घर में बनाओगे तो कॉस्ट आएगी, लेकिन आप अगर टीवी से स्टेडियम पे मैच देख रहे हैं तो कॉस्ट नहीं आएगी। तो अब कॉस्ट किसकी है? जिन्होंने स्टेडियम वहां पे बना रखा है। तो मेरी कॉस्ट ऑलरेडी यहां पर है, मेरे पास रिसोर्स एक्स्ट्रा है, तो मेरे को अगर 4 मशीनें देनी है तो मैं कहूंगा यार क्यों खरीदे हम? आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए ना, आप अपना यूज बताओ, मैं यहां से आपको मशीन दे रहा हूं। आपको तो मशीन काम करने के लिए चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार नई लेने जानी है। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये था कि हर बार मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता था। अब कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अब एक बार इंफ्रा लगा दिया 10-10 साल तक वही चल रहा है, कि चीजें हमने सेंट्रलाइजली करी है। तो सबसे पहला पैरामीटर्स आ गया आपका कि अगर आपको लैन और वैन नेटवर्क क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपका कनेक्शन समझना पड़ेगा कि आपका जो कंपनी के जो सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स का जो कनेक्शन टाइप्स है वो क्या है। अगर आपको आपके सिस्टम्स का कनेक्शन टाइप्स नहीं पता तो आप पहली स्टेज पर ही ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाओगे। कि सबसे पहले तो मुझे पहले पता लगे यार कि मैं अगर दिल्ली टू मुंबई जाऊंगा तो वाया फ्लाइट जाऊंगा, वाया ट्रेन जाऊंगा, वाया बस जाऊंगा, यस या नो? अब इनके थ्रू जाएंगे तो पहले इन तीनों के रूल्स और रूट और प्राइस और टाइमिंग आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन आप डिसाइड करोगे। आप कहेंगे कि यार मेरा तो ऑनलाइन एग्जाम है मुंबई में, तो आप कहोगे यार बस से या ट्रेन से जाऊंगा तो हो सकता है लेट पहुंच जाऊं, हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए सर्दियों में। तो आप क्या करोगे? एक बफर टाइम लेके चलोगे। आपका एग्जाम शाम को 4 बजे, तो आप एक बार को फ्लाइट ले सकते हो। फिर आप बफर ने आपको क्या, मैं सुबह निकलूंगा 2 घंटे में पहुंचा देगी, फ्लाइट लेट नहीं होगी, 1% चांस है लेट भी होगी तो मैं दूसरी चेंज कर लूंगा ऑन द स्पॉट। तो गाइस, मल्टीपल वेज है कि आपको जब भी नेटवर्क बनाना है तो आपका कनेक्शन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर वो है आईपी। तो जब तक आपको आईपी एड्रेस नहीं आएगा, जब तक आप ना ही लैन नेटवर्क बना सकते हैं ना ही वैन नेटवर्क बनाते हो, इवन आप किसी भी चीज पर काम नहीं कर सकते। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को समझना है तो आपको आईपी एड्रेस वाला टॉपिक समझना पड़ेगा। क्योंकि आपके डे 1 से लेकर जब तक आपका कोर्स खत्म होगा, ये टॉपिक्स एवरी डे यूज होना है, पर डे। और यही टॉपिक्स आपका बैकबोन है। और आईपी एड्रेस क्या है, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि आईपी एड्रेस एक एड्रेस है। यानी कि हर सिस्टम, हर मोबाइल फोन पर एक एड्रेस आता है, उसी एड्रेस के बेस पर हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो नाउ सबसे पहले वी स्टार्ट फॉर द आईपी एड्रेसेस। जब आपका आईपी एड्रेस होगा उसी के बाद ही हम लैन और वैन नेटवर्क बना पाएंगे। जब तक हमारे पास आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं होगी, हम ना ही लैन नेटवर्क बना सकते हैं ना ही वैन नेटवर्क बना सकते हैं। थ्योरेटिकल तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, बट मुझे प्रैक्टिकल्स कराना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल्स के हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। तो नाउ गाइस द टॉपिक इज लाइक व्हाट इज लैन और वैन, सॉरी व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो अगर हम आईपी एड्रेसेस की बात करें, सो एनीवन कोई बताएगा आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस of all connected unique address in unique address of all connected devices with the network। ऐसा कोई भी कंप्यूटर, तो कनेक्शन का मतलब गाइस नेटवर्क ही होता है। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ही होता है। यानी कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसका एक एड्रेस होता है। और यूनिक का मतलब वो एड्रेस जो आपके अलावा किसी और के सिस्टम पर नहीं होगा। आप वाईफाई से मोबाइल फोन कनेक्ट करो, लैपटॉप कनेक्ट करो, वट अगर आप कोई भी चीज कनेक्ट करते हैं तो हर डिवाइस पर एक आईपी एलोकेट आता है, जिससे वाईफाई को पता लगता है कि अगर मुझे कोई भी पैकेट भेजना है तो इसके एड्रेस से आएगा और रिटर्न में मुझे इसी के एड्रेस पे वो चीज भेजनी होगी। कभी आपने सोचा कि एक ब्राउजर पे अगर आप जीमेल खोलते हो, बराबर में आपने फेसबुक खोला, फिर बराबर वाले टैब पर आपने याहू खोला, तो जो चीज जिस ब्राउजर के जिस पेज पे खोलते हो उसी में आके क्यों ओपन होता है?
आप तो खाली नाम लिखते हो ना, दूसरा टैब लिया, वहां पे दूसरा नाम लिखा, तीसरा टैब, तो जो ब्राउजर में जिसमें लिख रहे हो उसी में क्यों खुलता है? क्योंकि जब भी आप कोई भी ब्राउजर ओपन करते हो और वहां पे कुछ भी टाइप करते हो, तो वो वहां पर एक आपकी यूनिक आईडी जनरेट होती है जो आपके आईपी के साथ मैप होके जाती है। इसीलिए वो चीज उसी ब्राउजर पर उसी पेज पर ही आके ओपन होगी, वो दूसरे पेज पर ओपन होगी ही नहीं। तो हर चीज की एक यूनिक आइडेंटिटीज हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वर्क करती हैं। वो छोटी छोटी यूनिक आइडेंटिटी ही आपको पकड़नी पड़ेंगी। तो आईपी एड्रेस इज a unique address of all connected device with the network. Without IP address, devices could not be connected and sharing data. Without IP address, devices could not be connected and sharing share data. जब तक आपके सिस्टम पे आईपी नहीं होगा, ना ही वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, यानी कि इनके बीच में कनेक्शन भी जब तक नहीं बनेगा जब तक आईपी नहीं होंगे, और ना ही डेटा शेयरिंग होगी। यानी कि अगर आपको कोई भी नेटवर्क बनाना है, इफ यू क्रिएट अ लैन नेटवर्क और इफ यू क्रिएट अ वैन नेटवर्क, सबसे पहले कनेक्शन और उसके बाद आईपी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है, आपने आईपी दे दिया बट कनेक्टिविटी नहीं है, तो भी आपका कोई नहीं है। समटाइम्स आप देखते हो कि आप वाईफाई से कनेक्टेड रहते हो, फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चलता है। देखा होगा कि समटाइम्स नेटवर्क से कनेक्टेड है फिर भी इंटरनेट नहीं चलता है। सो दोनों चीजें मैंडेटरी हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क एडमिन यूज टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। ये नेटवर्क एडमिन यूज टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस such as IPv4 and IPv6। तो ये तो पढ़ रखे होंगे या नहीं पढ़े हुए? कोई बताएगा गाइस, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है? मुझे आंसर चाहिए इंटरव्यू वाले की तरह, कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है मस्ट बी इन 15 सेकेंड, आपके साथ पास सिर्फ 15 सेकेंड से आंसर देने के लिए। अगर आपने 15 सेकेंड में आंसर नहीं दिया, यू आर रिजेक्टेड। दूसरा, आंसर मस्ट बी इन 30 सेकेंड। आंसर कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड का होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको 30 सेकेंड तक बोलना है। इस टाइप्स की अगर प्रिपरेशन नहीं है तो यू आर रिजेक्टेड। अपने आप को पहले ही रिजेक्ट मान लेना। अगर आज मैं आपसे पूछूं आपके फैमिली के बारे में, आप 15 सेकेंड भी नहीं लगाओगे बताने में और 30 सेकेंड तक बता दोगे, यस या नो? तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछा व्हाट इज लैन नेटवर्क, द डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन, तो आपको अपना आंसर विद इन 15 सेकेंड बोलना ही है। इससे ज्यादा लिया तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी आएंगी। तो क्वेश्चन, ओके गाइस, देन इससे बाद अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या आता है? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि IPv4, आई एम जस्ट स्टार्ट फॉर द IPv4। हम IPv4 की बात कर रहे हैं। एनीवन कोई बताएगा IPv4 के बारे में? क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर बताया था कि आपको, कि हमारे पास अगर कम्युनिकेशन कराना है हमें, तो कम्युनिकेशन कराने के लिए आईपी क्या है, मैंडेटरी है। मैंने ये भी बता दिया कि हमारे पास दो टाइप्स के आईपीस होते हैं, कि जब भी हम अपनी वाईफाई से या कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं। सो IPv4 के बारे में बताइए, एनीवन, एनी आइडिया? पढ़ा तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, सबने पढ़ा हुआ है। तो क्या IPv4 की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले IPv4 के अंदर की ना कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगे। और ये टर्म्स नहीं है, ये लॉजिक है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें प्रैक्टिकल्स हैं गाइस, नथिंग, एक भी चीज थ्योरी नहीं बताई है मैंने यहाँ पर। XYZ जो वर्ड्स बोल रहा हूं वो भी प्रैक्टिकल्स होने हैं, जो बता रहा हूं वो भी लैब्स होनी है। नथिंग इज थ्योरी। आईटी इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो, आपको कोई थ्योरी थ्योरी बता रहा है तो वो गलत पढ़ा रहा है। आईटी इंडस्ट्री में थ्योरी वर्ड ही नहीं है, थ्योरी वर्ड है ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी वर्ड आईटी में है ही नहीं। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल।
वही प्रैक्टिकल्स आपकी थ्योरी है। मैंने वो लैब्स करी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने लैब्स करी नहीं है तो मैं आपको बता भी नहीं सकता उतना डिटेल में। सिंपल से अगर आज आप कहीं घूमने गए हो तो उस एरिया के बारे में आप बता पाओगे, और जिस एरिया में आप घूमने ही नहीं गए वहां के बारे में आपके पास कोई आंसर होगा भी नहीं। यस या नो? तो गाइस IPv4 की अगर हम बात करते हैं, तो IPv4 इज अ 32 बिट्स, इट्स 32 बिट्स डेसिमल आईपी एड्रेस। तो जो आपका IPv4 है वो 32 बिट्स का है, और वो डेसिमल आईपी एड्रेस है, यानी कि आईपी एड्रेसेस की दो कंडीशंस होती हैं, हमेशा उसकी कैलकुलेशन बिट्स में होती है। कैलकुलेशन किस में होती है? बिट्स में, वो भी बाइनरी बिट्स में, लेकिन उसका जो आउटपुट आता है वो डेसिमल में आता है। यानी कि आप कुछ भी लिखेंगे तो वो नंबर्स में आपको दे देगा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 0 और 1 की फॉर्मेट में। आप सभी लोगों ने नंबर सिस्टम्स पढ़े होंगे, बाइनरी, ऑक्टेट, डेसिमल, हेक्साडेसिमल्स। तो यहां पर भी वही चीज है कि इट्स अ 32 बिट डेसिमल आईपी एड्रेसेस। यानी कि डेसिमल आईपी एड्रेसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल 32 बिट्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सॉरी 24 के बाद मैं थोड़ा सा इसको और ले लेता हूँ, 25 26 27 28 29 30 31 32। तो हमारे पास टोटल ये 32 बिट्स है। गॉट इट द पॉइंट्स? नाउ द ऑल 32 मे बी इन 0 और 1। ये बिट्स हमारी सारी की सारी 0 भी हो सकती हैं, और ये बिट्स हमारी सारी की सारी 1 भी हो सकती है। यानी कि 32 बिट्स मैंने लिख दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी बिट्स हमारी क्या है? 1 भी हो सकती है, या इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सारी की सारी बिट्स हमारी 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर द पॉइंट? सो अब जब आप इनको कन्वर्ट करोगे किसमें, 0 और 1 को किसमें? डेसिमल में। सो आपकी 0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, और 1 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 255। गॉट इट द पॉइंट? जब भी आप इसको डेसिमल से बाइनरी टू डेसिमल जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज कन्वर्ट होके आएगी वो आपके पास आएगी बिटवीन 0 टू 255। अब ये किस तरीके से आया है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप ये जो पहली 8 बिट्स है, मैं इन पहली 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर द पॉइंट्स? अगर आप किसी भी, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और दो लाइन कर देता हूं फिर वो बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ IPv4 32 बिट्स डिवाइडेड, अबे भाई स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक में आती है, डिवाइडेड की स्पेलिंग क्या होगी? DEVIDED, डिवाइडेड, भाई एक डी, divided in 4 octet, and every octet use 8 बिट्स। यानी कि ये जो 32 बिट्स हैं, इन 32 बिट्स को 4 पार्ट्स में ब्रेक करा हुआ है। इसीलिए मैंने ये गैप दे के लिखी थी। गॉट इट द पॉइंट? और ईच एंड एवरी ऑक्टेट कितनी बिट्स आ रही है आपकी? 8। वो सारी 8 बिट्स 0 भी हो सकती हैं, वो सारी बिट्स 1 भी हो सकती हैं, या 1 0 1 0 1 1 0 भी हो सकते, मिक्स भी
हो सकती हैं। नाउ कि अगर अब हम बात करते हैं ऑक्टेट पे, अगर किसी भी ऑक्टेट की पहली बिट्स ऑन होती है, यानी कि अगर सारी की सारी बिट्स क्या हैं, जीरो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करोगे, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो ही आएगी। यानी कि अगर आप इन सबको 0 0 0 0 लिख देंगे, तो सारी जीरोस को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर किसी भी ऑक्टेट की फर्स्ट बिट ऑन है, यानी कि पहली बिट्स वन है और बाकी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, गॉट इट। सो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 128 आएगी। अगर आपकी किसी भी ऑक्टेट की वैल्यूज दो बार वन है और बाकी 6 बार क्या है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192। यानी कि 128 और 64 दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि जब इन 8 बार को आप यहाँ लिखेंगे तो एक वन यहाँ पे आएगा, एक वन यहाँ पे आएगा, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। यानी कि वन, जिस भी वैल्यू के नीचे वन लिखा आ गया वो प्लस हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट, जिस भी वैल्यू के नीचे क्या आ गया, वन लिखा आ गया, वो क्या हो जाएगी, प्लस। अगर आपके पास यहाँ पर 3 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128 प्लस 64 प्लस 32, कितना हो गया, 224। इसी तरीके से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ द वैल्यू इज कमिंग 240। नाउ 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, now the value is coming 248, and 1 2 3 4 5 6 7 8, now value is coming is 252, and 1 2 3 4 5 6 7 8, now the value is coming 254, and 1 2 3 4 5 6 7 8, now the value is coming 255। क्लियर। इसीलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, क्योंकि ये सारी क्या है, जीरो है, और ये सारी वन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 255। क्लियर द पॉइंट। यू कैन गिव मी द एनी, आप मुझे कोई भी नंबर दे दो बिटवीन दिस 0 to 255, एनी नंबर, कोई भी नंबर दो डेसिमल में। आपने मुझे दिया 186, तो 186 अगर आपने दिया, तो यहां पर ये जो वैल्यूज है ना, आपको क्या करना है, 186 में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल तो बता दिया, बाइनरी में करना हो तो अगर आपके पास 186 है और अगर आपको उसको 0 और 1 की फॉर्मेट में लेना है, तो आपको क्या करना है, माइनस प्लस तो आता है सबको, पक्का। आपको ये वाले नंबर्स इस वाले नंबर्स में से क्या करने हैं, माइनस करने हैं, और जो भी नंबर्स माइनस होंगे वो वाले नंबर्स वन होंगे, और जो नंबर्स आप नहीं लोगे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीरो। और इसका एक रूल है कि वो नंबर वो ही माइनस होगा जो या तो इक्वल होगा 186 के, या जस्ट उससे छोटा होगा। सीक्वेंस में लेना है, या तो इक्वल या जस्ट लेस। तो 186 के इक्वल कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर नहीं है ना 186 के इक्वल, लेकिन जस्ट छोटा कौन सा है, -128। कितना बच गया, सही सही बताना, कितना, 52 या 54, 58, नहीं यार, 58 बचेगा, 48 बचेगा, मुझे भी नहीं पता है। 58 ही आएगा ना, कैलकुलेट। अब 58 से कोई छोटा वैल्यू है, 64 बड़ा हो रहा है, मैं नहीं ले सकता, जस्ट छोटा कौन सा है, अब कितना बचा, 16 ही बचेगा। 16 के इक्वल कोई है, इक्वल है ना, तो -16 कर दिया तो क्या बच गया, यानी कि मैंने क्या लिया, एक ये वैल्यू ली, नहीं 32 लिया, तो हाँ 26 बचेगा भाई। हम्म, यहाँ पे एक मिस्टेक पूरा नेटवर्क गलत कर देगी, यहाँ पे मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है।
सो इज इक्वल टू 28 18 कितना बचा 26 माइनस 16 कितना बचा 10 माइनस 8 2 माइनस 2 0। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू ली है एक 128 लिया एक दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिया है 64 को नहीं लिया तो 64 क्या हो गया 0 हो गया फिर 32 यूज करा है 1 हो गया 16 भी यूज करा है क्या हो गया 1 हो गया उसके बाद 8 भी मैंने यूज करा है क्या हो गया 1 मैंने 4 को यूज नहीं करा 0 और फिर 1 को यूज नहीं करा 1 0 क्लियर हुआ तो ये आपकी क्या निकली है बाइनरी निकली है सो अगर आपको बाइनरी निकालनी है तो आपको इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा और अगर इसका डेसिमल निकालना है तो आप क्या करेंगे 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 इन वैल्यूज को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 186। तो अगर मेरे को यहाँ पर 240 की बाइनरी निकालनी है तो मैंने क्या करा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 को प्लस कर दिया तो 240 आ गया मेरा। तो नाउ गाइस ये टर्म्स क्लियर हुई आपकी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है द IPv4 IP रेंज इज 0 to 255 यानी कि ये जो आपके पास 0 to 255 है ना यही आईपी एड्रेस की रेंज है। कोई भी आईपी 255 से ऊपर नहीं जाएगा। मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा 0 से और मैक्सिमम कहां पे खत्म होगा 255 पे यानी कि फॉर एग्जांपल 1.0.0.0 1.0.2.0 20.50.56.59 ये सब आपके आईपीस हैं। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है 0.0.0.0 से और एंड कहां पर होगा 255.255.255.255। अब आप देखिए तो ये सारे नंबर्स बिटवीन इसी के हैं। तो आपके जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 255 पर क्या हो रही है खत्म हो रही है। आप किसी भी ऑक्टेट में 255 से ऊपर वैल्यू नहीं लिख सकते हो और 0 to 255 को हम बोलते हैं 256। बट काफी सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो 1 से स्टार्ट कर देते हैं काउंट करना और फिर लास्ट में 256 लिख देते हैं वो गलत है। क्योंकि अगर आपने 256 वर्ड को कंप्यूटर में इंटर करा तो कंप्यूटर आपको एरर दे देगा। ये चीज ऑलरेडी कंप्यूटर्स को पता है। ये चीज ऑलरेडी हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मोबाइल के आईएसओ हैं सबको पहले से पता है। यानी कि आपको बताने की जरूरत नहीं है दुकानदार को कि 100 रुपए में कितना सामान देना है। दुकानदार को पहले से ही पता है। यस या नो आप 100 रुपए देंगे उतने ही समोसे देगा जितने आने हैं एक्स्ट्रा नहीं देगा। मेट्रो वाले को अगर आप 50 रुपए के बोले 50 रुपए वाली को टिकट दे दो तो वो उसी हिसाब से 50 रुपए की टिकट डालेगा 100 रुपए की टिकट आपको देगा ही नहीं। तो गाइस ये चीजें पहले से ही लोड कर दी गई हैं कि कितनी चीज में कितना आएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पेट्रोल का मीटर। वहां पे 80 रुपए डाला तो वो मशीन 80 रुपए का ही पेट्रोल देगी क्योंकि उसके अंदर पहले से ही वो फंक्शंस ऐड ऑन करा गया कि हम जितना आउटपुट डालेंगे आपको उसी के हिसाब से अपनी चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। गॉट इट द पॉइंट। तो गाइज ये आपके आईपी एड्रेसेस है। इतना क्लियर है नाउ कि अगर अब आप मेरे सिस्टम के आईपी भी देखते हैं लाइक आई एम जस्ट कम टू ncpa.cpl एंड टाइप एंड देन क्लिक ऑन स्टेटस। आप अपने सिस्टम्स के अपने घर के एड्रेसेस भी दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे आईपी भी 192.168.1.62552552550 सारे के सारे आईपी बिटवीन 0 to 255 ही है। अब आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। आपको क्या बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन इतने में एनीवन एनी क्वेश्चन टिल नाउ। हम्म जब तक ये नहीं आएगा जब तक होगा ही नहीं कुछ। जब
लिया था, बट मैंने बताया था कि लैन और वैन कंप्यूटर्स जब तक कनेक्ट नहीं होंगे जब तक ही नहीं आएगा। यहीं पर ही आएगा वो एग्जांपल। ये सब वो सारे एग्जांपल जितने भी मैंने दिए वो सब इसी टॉपिक के हैं। जब तक ये टॉपिक के लिए नहीं, आप नेटवर्क बना ही नहीं सकते। आपको यही नहीं पता कि आप कौन सा एड्रेस डालोगे अपने सिस्टम पे। पहले तो वो चीज चाहिए ना। सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आप दिल्ली का एड्रेस नहीं दे सकते। अगर आप फरीदाबाद रह रहे हो तो आपको फरीदाबाद का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आपने दिल्ली का डाला तो आपका कोरियर यहाँ नहीं पहुंचेगा, वो फिर दिल्ली पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मेरी कंपनी के अंदर एचआर टीम है, सेल्स टीम है, अकाउंट टीम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस है, तो कौन सी जगह कौन सा एड्रेस है, तभी तो पैकेट जाएगा। क्योंकि अगर आपको मुझे भी मेल करनी है तो पहले आपको मेरी मेल आईडी पता होनी चाहिए। आप इनकी मेल आईडी डाल दोगे तो मेरे पे नहीं पहुंचेगी, वो इनके पास पहुंचेगी, वो गलत जगह ड्रॉप हो जाएगा। और ये चीज इंडस्ट्रीज में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर है तो फिर मेरा मोबाइल नंबर है, तो फोन पे, जी पे, सारे पे चलते हैं। कहीं भी पेमेंट करनी हो उसी पे मारा करो सिर्फ। फिर देखना कि वो तुम्हें रिलीज करता है या नहीं करता। वो बोलेगा भाई पेमेंट नहीं आई, मैं नहीं दे रहा। क्योंकि पेमेंट सही अकाउंट में जानी चाहिए। नहीं तो ट्राई करके देख लेना, यहाँ से रिटर्न नहीं होगी। क्लियर इतना। अब आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो पहली चीज आपके पास निकल के आई है रेंज। अब कभी भी आपका जब भी आईपी स्टार्ट होगा, सो अब हम बात करते हैं आईपी की। अब इस रेंज को यूज कैसे करेंगे ये चीज सीखना है आपको। सो नाउ अगर आपको ये आईपी रेंज यूज करनी है तो सबसे पहले द आईपी वी4 हम पढ़ रहे हैं, जो कि 32 बिट्स का होता है, जिसकी आईपी रेंज 0 to 255 होती है। 32 बिट्स होती हैं। दिस 32 बिट डिवाइडेड इन अ 4 ऑक्टेट। एवरी ऑक्टेट इज इन 8 बिट्स, आइदर 0 और 1। लेकिन उसका जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल में आएगा। वो सारी चीजें मैं आपको अभी तक बता चुका हूं ना। आगे चलते हैं। IPv4 आईपी रेंज 0 to 255 डिवाइडेड इन 5 क्लासेस। इस रेंज को 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि 0 to 255 को 5 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन करेंसी, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए। इंडियन गवर्नमेंट एक करेंसी भी बना के रख सकती थी ना, बट उसने एज पर दी रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल करेंसीज प्रिंट करी है। यस या नो। इसी तरीके से यहां पर भी इन्होंने इसलिए डिवाइड करा है कि हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कहीं मुझे 20 कंप्यूटर्स लगाने तो कहीं 20,000 कंप्यूटर्स भी लगाने पड़ सकते हैं। तो 20 कंप्यूटर्स के लिए मुझे 20 आईपी चाहिए, और 20,000 कंप्यूटर्स के लिए 20,000 आईपी चाहिए। तो वो चीज भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, फाउंड करनी पड़ेगी। क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि आईपीस का हमें पे करना होता है। जो भी आप अपने घर पे इंटरनेट लगाते हैं तो आप जो इंटरनेट का बिल देते हैं वो आप आईपी का पे करते हैं। आपके वाईफाई पे एक आईपी रहता है, आप देख सकते हैं। जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे, गूगल पे जाना, वहां पे लिखना माई पब्लिक आईपी, वो आपका आपके वाईफाई का आईपी दिखा देगा। तो आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे दो आईपीज होते हैं, एक लैन आईपी होता है और एक वैन आईपी होता है। अगर आप, मैंने अभी आपको जो दिखाया था वो लैन आईपी था, अगर मैं गूगल पे आके चेक करूंगा तो वो मेरा वैन आईपी भी दिखाएगा। तो बाहर के नेटवर्क के लिए वैन आईपी अलग है और इंटरनल नेटवर्क के लिए अलग का आईपी है। सो दोनों जगह दो डिफरेंट आईपी यूज हो रहे हैं। यानी कि आपके सिस्टम पे दो आइडेंटिटीज होती हैं। बाहर आप जाएंगे तो आप दूसरे कपड़ों में जाएंगे घूमने फिरने, और घर में हो तो दूसरे कपड़ों में जाएंगे। यस या नो। पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े होंगे, घर के अंदर रहना है तो अलग होंगे। और कोई अलग बात है, कोई सेम ही पहन के घूमे तो भाई वो मेरी तरह ही होगा, होंगे नहीं उसमें। चलेगा। सो IPv4 आईपी रेंज 0 to 255 divided in 5 classes such as class A, B, C, D and E। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी रेंज को, यानी कि 0 to 255 को। रेंज जीरो की बात कर रहा हूं। रेंज जीरो यानी कि 0.0.0.0 चारों ऑक्टेट में 000 हो। गॉट इट। एंड
रिजर्व फॉर इंटरनेट एक्सेस। ये जो रेंज है ये रिजर्व रखी गई है जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है। तो हमारा जो इंटरनेट एक्सेस होता है वो इस रेंज के थ्रू होता है। 000 कहीं भी आ जाए मतलब एवरीथिंग इज अलाउड। अगर आपको कहीं भी किसी को भी एनीथिंग फुल एक्सेस देना है, एनीवेयर देना है, तो आपको 000/0 वाला नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। तो 00 का मतलब है सारी चीजें क्या हैं, अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने डेडिकेटेड आईपी दिया तो सिर्फ वो ही अलाउड होगा, लेकिन अगर 00 दे दिया तो सारी चीजें क्या हैं आपकी अलाउड है। हर कोई हर किसी से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या आप ऐसा नेटवर्क बनाओगे? फिलहाल जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पे 000 होता है कि सारी चीजें अलाउड है, क्योंकि मेरे पास हर किसी का एड्रेस नहीं है। तो या तो जिसका एड्रेस हो मैं उसको अलाउड कर दूं। आपके पास याहू का एड्रेस नहीं है, फेसबुक का एड्रेस नहीं है, आप कुछ भी इतनी सारी चीजें सर्च करते हो, उनका किसी का एड्रेस नहीं है आपके पास। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया 000। इसका मतलब है एवरीथिंग इज अलाउड। इंडस्ट्रीज के अंदर हम ये चीज नहीं यूज करते हैं। हमें जीमेल करना है तो हम जीमेल का ही एड्रेस डालेंगे, तो बाकी अदर चीजें अपने आप ब्लॉक हो जाएंगी। तो जो जो एड्रेस हम डालेंगे वो चीज के लिए हम उनके एड्रेस डेडिकेटेड करते हैं, बाकी अदर चीज सारी की सारी अपने आप ही क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। फिलहाल एवरीथिंग इज अलाउड। तो रेंज 0 का मतलब है 0.0.0 रिजर्व फॉर इंटरनेट एक्सेस एंड यूज CIDR वैल्यू /0। यानी कि मैंने आपको ऊपर 32 बिट बताई थी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप रेंज 0 यूज करेंगे तो उसके साथ /0 बिट्स भी लगी आएगी। बिट्स का क्या यूज है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हर आईपी कभी भी सिंगल नहीं आएगा। तो जो मैंने 32 बिट्स बताई है ना, उनके साथ स्लैश में कोई ना कोई बिट्स लिख के आएगी। 1 से लेके 32 में से कोई भी बिट्स आ सकती है। आपको हर बिट्स का रूल पता होना चाहिए। एक भी बिट्स का रूल नहीं पता, आप वहीं पे स्टक हो जाओगे, वहीं फंस जाओगे। तो जो 32 बिट्स हैं इस इन 32 क्वेश्चन हैं आईपी एड्रेसिंग के। हर बिट्स पर एक नई कहानी है, वो कहानियां समझनी पड़ेंगी। नाउ रेंज 1 to 126, रेंज 1 to 126 रिजर्व फॉर क्लास ए, जो कि आपके क्लास ए के लिए रिजर्व है। यूज CIDR वैल्यू /8। गॉट इट? तो CIDR वैल्यू क्या यूज करती है, /8 यूज करेंगे। रेंज 128 to 191 रिजर्व फॉर क्लास बी। यूज CIDR वैल्यू 16 and range 192 to 223 रिजर्व फॉर क्लास सी and CIDR value is /24। note computer operating systems support only class A, B, C IP एड्रेसेस। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप रेंज 1 से लेके 2 to 3 के बीच का कोई भी आईपी दे रहे हैं उसी को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप 0 वाला आईपी कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर एरर दे देगा आपको, वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आईपीस कौन से यूज करने हैं। नाउ नहीं, 127 अभी छुट्टी पे है, बाद में आएगा वो पिक्चर में। नाउ
224 2239 reserved for class D and UCIDR value is 32 and range 240 to 255 reserved for class E and UCIDR value is 32. Note, class D and E IP address is multicast IP address and reserved for research centers such as NASA, ISRO and others. यानी क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो रिजर्व है, उनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो जितने भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, ठीक है ना, जितनी भी हमारी मिसाइल्स वगैरह टेस्टिंग्स होती हैं, वो सब मल्टीकास्टिंग पे होती हैं। यानी कि एक चीज को 100 लोग अलग अलग लोकेशन पे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा मल्टीकास्टिंग पे होता है। तो उसके लिए हमारे मल्टीकास्ट, तो क्लास डी एंड ई के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो हमारे मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस है। नाउ द computer operating systems does not support class D and E IP addresses. Clear the point? तो हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्लास डी एंड ई के आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। नाउ आगे मैंने लिखा था कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास ए बी सी। यहां पे और मैं ऐड कर देता हूं इंटरेस्टिंग लाइन, ए बी सी यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस, सिर्फ यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस को ही सपोर्ट करेंगे। क्लास ए बी सी में से भी मल्टीपल आईपीस निकलते हैं, लेकिन उनमें से आपको कंप्यूटर ओएस सिर्फ सपोर्ट करेगा यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। इट डज नॉट सपोर्ट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम does not support class A, B, C network IP address and broadcast IP addresses। यानी कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लास ए बी सी में से आपके पास जो आईपीस निकलते हैं वो यूनिकास्ट आईपीस निकलते हैं, नेटवर्क आईपीस भी निकलते हैं एंड ब्रॉडकास्ट आईपीस भी निकलते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ यूनिकास्ट आईपी को सपोर्ट करेगा, ना ही वो नेटवर्क आईपी को सपोर्ट करेगा, ना ही वो ब्रॉडकास्ट को। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क आईपी है, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईपी है, कौन सा यूनिकास्ट आईपी एड्रेस है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वेजिटेबल लानी है तो उसमें से कौन सी सब्जी बनाने की है और कौन सी फेंकने की है। तो जब घर पे सब्जी आती है तो उसकी छटाई होती है, यस या नो। तो इसी तरीके से जब आप आईपीस लाएंगे तो एक एक आईपीस के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं है। फायरवॉल सपोर्ट करते हैं, डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं, ये डिपेंड्स करता है कि कौन सी जगह कौन सा आईपी यूज होगा। और ये नहीं कि हरी मिर्च की सब्जी आप 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हो। तो डिपेंड्स करता है कि आप जो कुकिंग कर रहे हो उसमें जो सब्जी डाल रहे हो, जो मसाले डाल रहे हो, किस बंदे के लिए किस हिसाब से डाल रहे हैं। इसी तरीके से आईपीस का भी कैलकुलेशंस है कि कहां पर कौन से आईपीस यूज होंगे, वो सारी चीजें। विदाउट आईपी एड्रेस आपकी एक सिंगल वेबसाइट नहीं चलती, विदाउट आईपी एड्रेस आपका एक इंटरनेट नहीं चलता। गूगल, याहू, फेसबुक, इन सबके आईपीस ही हैं। आईपीस को याद नहीं रख सकते तो उनका हमने नेमिंग भी दे रखे हैं। जैसे आपके नाम में याद रख सकता हूं, बट आपके मोबाइल नंबर सबके याद नहीं रख सकता मैं। बट मेरा जो मोबाइल फोन है उसमें आपके नाम के साथ आपका मोबाइल नंबर ही है। मैं आपका नाम पे क्लिक करूंगा तो मोबाइल नंबर ही डायल होगा।
तो हम जब आप गूगल लिखते हो तो गूगल के बैकएंड में आईपी पर ही रिक्वेस्ट जाती है, तो आईपी से ही हमारा कम्युनिकेशन है, आईपी ही ब्लॉक होता है। इज इट क्लियर इतना? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैंने आपको बताया था IPv4 इज अ 4 ऑक्टेट्स के होता है। तो IPv4 इज यूज IPv4 आईपी एड्रेस divided in 4 octet. The first octet represent the IP work in which class, यानी कि आपका जो पहला ऑक्टेट है, यानी कि पहला ऑक्टेट कौन सा है, ये वाला, दिस इज द ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4। तो हमेशा कभी भी आपका जब आईपी स्टार्ट होगा तो वो पहले ऑक्टेट से होगा, यानी कि 1 लिख दिया, इसके बाद की सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0। यहां से आपकी आईपी की स्टार्टिंग। और अगर पहले ऑक्टेट में 1 आ गया मतलब ये किस क्लास का आईपी हो गया, क्लास ए का आईपी है, क्योंकि क्लास ए की रेंज क्या है, 1 टू 127। तो लास्ट में से पहला ऑक्टेट रिप्रेजेंट करेगा कि ये आईपी किस क्लास का है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया लाइक 150.0.0, तो ये किस क्लास का आईपी है, इट्स अ क्लास बी। अगर आप मेरे सिस्टम का आईपी देखेंगे लाइक ncpa.cpl एंड नाउ राइट क्लिक एंड स्टेटस डिटेल्स, तो मेरा आईपी यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 192, यानी कि ये आईपी किस क्लास का है, क्लास सी का है। अगर आप मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस देखेंगे लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर एंड देन क्लिक एंड टाइप द माय पब्लिक आईपी, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10, यानी कि ये कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास ए। सो आपको फर्स्ट ऑक्टेट से ही पता लगेगा कि आपका आईपी क्या है। अब मेरे पास आईपी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो सपोज करिए कि मेरे पास जो आईपी स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ यहां से 1.0.0.0 से। सो अब 1.0.0.1, 1.0.0.2 करके इस तरीके से आईपी जाएगा, और कहां पे खत्म हो गया, जब तक 1.255.255.255 नहीं हो जाता। अब पहले सिस्टम पे मैंने आईपी डाल दिया 1.0.0.1 और दूसरे सिस्टम पे आईपी डाल दिया 1.0.0.2। इस तरीके से आपके सिस्टम पे आईपी आएंगे। क्लियर द पॉइंट? हमेशा आईपी के साथ मैंने आपको बताया था कि बिट्स भी होती हैं। आईपी के साथ क्या होंगे, बिट्स। तो क्लास ए का अगर आईपी है तो आपको स्लैश में 8 आएगा लिखा हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि आईपी है क्या है, IPv4 क्या होता है, IPv4 की रेंज क्या होती है, और वो रेंज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आईपी सपोर्ट करेगा, कौन से आईपी सपोर्ट नहीं करेगा, वो सारी की सारी चीजें आपको बताई है। होप सो क्लियर है इतना। चलिए थैंक यू। सो अभी हमारी आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, और अभी